गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि क्लास 8 से है, सब्जेक्ट एसएसटी, चैप्टर नंबर 3, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। जो टॉपिक है वह हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कौन लोग पार्लियामेंट में हैं, जहाँ कौन लोग पार्लियामेंट में होने चाहिए। सो पार्लियामेंट रिप्रेजेंट द नेशन। यहाँ पे है कि पार्लियामेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, नेशन को करता है, हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? जैसे आज तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उसमें हमने ये चीज़ देखी कि जो एमपीज़ हैं वो देश के अलग अलग रियासत से इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में बैठते हैं। जैसे कि कुछ एमपीज़ जम्मू कश्मीर से भी होंगे, इसी तरीके से गुजरात साइड से भी होंगे जो कि हमारा दूसरा एक साइड आ जाएगी हमारी मुल्क की, ठीक है। वैसे ही वेस्ट साइड से भी होंगे, इसी तरीके से ईस्ट साइड से भी होंगे, ठीक है। तो ये मुल्क की अलग अलग जगहों से एमपीज़ हैं जो इलेक्ट होकर आते हैं और पार्लियामेंट में बैठते हैं। अब ये अलग अलग होने की वजह से पार्लियामेंट में ये रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ के अपने एरियाज़ के कल्चर को, अपने वहाँ के रीजन को, रिलीजन को, और उसके साथ साथ वहाँ की लैंग्वेज को भी। इस तरीके से हम कह सकते हैं जो पार्लियामेंट है वो पूरी कंट्री को, पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सो द पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट्स, रूरल एरियाज और रीजनल पार्टीज। तो पार्लियामेंट में देश के अलग अलग जगहों से, अलग अलग कोनों से, डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं और पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। मीन जो एमपीज़ होंगे वो कहाँ के होंगे, रूरल एरियाज के भी हो सकते हैं और रीजनल पार्टी के भी हो सकते हैं। अब रीजनल पार्टीज़ क्या हो गई? अब एक नेशनल पार्टीज़ होती है और रीजनल पार्टी होती है। नेशनल पार्टीज़ हो गई जो हमारे पूरे कंट्री में पार्टीज़ होती हैं, जैसे बीजेपी होगी या नेशनल कांग्रेस होगी, तो ये हो गई नेशनल पार्टी। अब रीजनल पार्टी जैसे हमारी रियासत की नेशनल कॉन्फ्रेंस है या फिर पीडीपी है, तो ये क्या है, रीजनल पार्टी है। तो जो एमपीज़ होंगे वो कहाँ से हो सकते हैं, रूरल एरिया से भी हो सकते हैं, और रीजनल पार्टी जो अपने रियासत की पार्टी होंगी वहाँ से भी हो सकते हैं। इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं, ठीक है। इनकी जो क्वालिफिकेशन होगी उस तरीके से ये अलग अलग होगी सबकी, ठीक है। सो it has been observed that a representative democracy cannot be produced a perfect reflection of the society। इसी तरीके से ये चीज़ ऑब्ज़र्व हुई, देखा गया कि जो डेमोक्रेसी की रिप्रेजेंटेटिव है वो परफेक्ट तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं होती है सोसाइटी की, अच्छे तरीके से वो अपनी पूरी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है, उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है वो हम आगे पढ़ेंगे कि सोसाइटी को रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर सकता है। अब सोसाइटी को पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से एक्सप्रेस या रिफ्लेक्ट ना करने की वजह से तो क्या किया गया यहाँ पे, देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन द पार्लियामेंट फ्रॉम दलित एंड बैकवर्ड क्लासेस। अच्छे तरीके से सोसाइटी को पूरी तरीके से ना रिफ्लेक्ट की जाने की वजह से जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है पार्लियामेंट में उसको इंक्रीज़ की गई दलित और बैकवर्ड क्लासेस की। यानी कि पार्लियामेंट में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है उसको इंक्रीज़ किया गया दलित और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के साथ। Therefore, to ensure that the community has been historically marginalized or given adequate representation, reservation of seats in the parliament for SC and STs। तो क्या हुआ, इन लोगों का जो इस कम्युनिटीज़, इन लोगों की कम्युनिटीज़ को ज़्यादा इंश्योर करने के लिए, इनका रिप्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से दिखाने के लिए पार्लियामेंट में इनकी जो सीट्स हैं वो रिज़र्व की गई। किनकी? एसटी और एससी लोगों की। क्यों की गई? क्योंकि ये लोग जो थे एसटी और एसटी वाले, ये क्या थे, हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड थे। मार्जिनलाइज्ड मीन कि ये
सोसाइटी से दूर थे, जहाँ सोसाइटी से पिछड़े हुए थे, जहाँ पे सोसाइटी से इन लोगों को दूर रखा गया था, इन लोगों को आगे आने का मौका नहीं दिया जाता था। जब ये लोग आगे नहीं आते थे, क्योंकि ये दबे हुए लोग थे, सोसाइटी से पीछे हुए लोग थे, तो इन लोगों की बात को कौन आगे रखेगा? इन लोगों की बात, जो ओपिनियंस थे, इन लोगों के जो व्यूज़ थे कि इन लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो इनकी बात पार्लियामेंट में कोई भी नहीं रखता था। इसकी वजह से जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि सोसाइटी को परफेक्ट तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं किया जाता था। तो क्यों नहीं किया जाता? इन लोगों की वजह से, क्योंकि जो दलित और बैकवर्ड क्लासेस थी, तो ये जो ऊपर एमपीज आते थे इलेक्ट होकर, वो इन क्लासेस के साथ फिमिलर नहीं थे, इन लोगों के साथ मिलके नहीं रहते थे, ये लोग जो पिछड़े हुए थे। तो इसकी वजह से ये एमपी यहाँ पर जो थे वो अच्छे से इनको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते थे। अब इनको अच्छे से रिफ्लेक्ट करने के लिए, इनको सोसाइटी में मिलाने के लिए, इनकी ओपिनियन, इनके व्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो पार्लियामेंट में सीट्स थी वो उनको रिज़र्व किया गया, एससी और एसटी को। ठीक है, अब समझ आ गया कि यहाँ पे जो सोसाइटी थी, पूरी सोसाइटी को अच्छे से रिफ्लेक्ट क्यों नहीं किया जाता था, और यहाँ पे पॉलिटिकल जो पार्टिसिपेशन थी पार्लियामेंट में दलित और बैकवर्ड क्लासेस की क्यों इंक्रीज़ की गई, क्यों बढ़ाई गई? क्योंकि ये जो सोसाइटी थी इनकी वो हिस्टोरिकली मार्जिनाइज थी, इनको सोशली तरीके से सोसाइटी से दूर रखा गया था, क्योंकि ये लोग इतने पढ़े हुए लिखे हुए नहीं थे, ये लोग दबे हुए लोग थे, इनको भी थोड़ा बाहर आने का मौका दिया गया, इसलिए ताकि ये लोग भी पार्लियामेंट में अपनी बात को दिखा सकें, अपने व्यूज़ बता सकें, इनसे इनकी सीट को रिजर्व किया गया। The MPs are elected from these constitutions will be familiar with and can represent the Dalit आदिवासी interest in the parliament। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ कि MPs are elected from these constitutions, जो इन कॉन्स्टिट्यूशन से MP इलेक्ट होके आते थे, जीत के आते, किन कॉन्स्टिट्यूशन जो रिजर्व की गई थी ST और SC वालों के लिए, उन कॉन्स्टिट्यूशन से जो MP जो इलेक्ट होके आते, जीत के आते थे, विल बी फिमिलर, वो क्या थे? फिमिलर थे, इन लोगों के साथ मिले हुए थे, एंड कैन रिप्रेजेंट द दलित आदिवासी इंटरेस्ट इन द पार्लियामेंट, और दलित जो आदिवासी लोग थे उनके इंटरेस्ट, उनके फेवर की बात, उनके हक की बात वो रिप्रेजेंट करते थे। कहाँ पे? पार्लियामेंट्स में। वो इनके हक की तरफ से बोलते थे कि इनको किस चीज़ की ज़रूरत है, इनके ओपिनियंस क्या हैं, ये लोग क्या चाहते हैं, वो इन्हीं कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आते थे और पार्लियामेंट में बोलते थे। सिमिलर देयर हैज़ बीन डिमांड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन। तो इसी तरीके से जो वुमेन की डिमांड्स थी वो क्या थी कि वुमेन की जो सीट हैं वो भी रिजर्व होनी चाहिए पार्लियामेंट में। क्यों होनी चाहिए? ड्यू टू वेरी लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन एमपीस इन द पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट में जो वुमेन्स थी, वुमेन्स के एमपीस थे, उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम था। जे औरतें जो थी पार्लियामेंट में एमपीस वो बहुत ही कम थी, इसलिए ये चाहते थे कि जो एमपीस का जो वुमेन की जो सीट्स हैं एमपीस के लिए वो भी रिज़र्व होनी चाहिए, जैसे एसटी और एससी की हैं। ठीक है, तो अगर हम वुमेन्स की सीट्स को लेके बात करें पार्लियामेंट्स में, तो आज की जो सीट्स हैं वो वुमेन्स की वो कितनी हैं? 9% हैं। टोटल भी हमने पढ़ा कि 545 एमपी की सीट्स हैं पार्लियामेंट में, तो 545 की 9% जो सीट्स हैं वो रिज़र्व हैं किसके लिए? वुमेंस के लिए। तो अगर हम 60 साल पहले की बात करते हैं, तो आज से 60 साल पहले वुमेंस की जो सीट थी वो कितनी थी? 4% थी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप ये कहते हैं कि ये वुमेन की जो सीट्स हैं वो भी बढ़नी चाहिए। अगर हम जनरल तरीके से देखें हमारे मुल्क में हमारी जो वुमेन्स होंगी वो 50% होगी तरक्की पदक, तो मेजॉरिटी पार्लियामेंट में किसकी आती है? मेल की आती है। तो इसलिए चाहते हैं कि जैसे एसटी और एससी की रिज़र्व है, वैसे ही औरतों की जो है वो रिज़र्व होनी चाहिए एमपी की सीट्स पार्लियामेंट में, क्योंकि इनका रिप्रेजेंटेशन लो है, कम लो है वुमेन्स का, औरत का। सो एंड टू मेक द पार्लियामेंट प्योरली रिप्रेजेंटेटिव, तो अगर सही मायने में, सही सेंस में, सही तरीके से पार्लियामेंट्स को रिप्रेजेंट करना है, उसको अच्छे से चलाना है, तो वुमेन्स का जो रिजर्वेशन है सीट्स में, एमपी की सीट्स में पार्लियामेंट में, वो भी होना चाहिए, ताकि वुमेन्स भी अपने हक के लिए अपने व्यूज़ को अच्छे से बता सकें। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने पढ़ा, हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट।
इसी के साथ आज का जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की क्यों ज़रूरत है, तो ये हमने कंप्लीट किया। तो अगले क्लास में, अगली वीडियोज़ में हम एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।